नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा देखें और इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा का पूरा लाभ उठाएं। इस कहानी के सार को अच्छे से समझें और अच्छे कमेंट किया करें। इस कहानी में कपोतक 3 ऐसी बातें बताता है जिससे आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। आप अच्छे और बुरे में फ़र्क कर पाएंगे, आप किसी से धोखा नहीं खाएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में कपोतक पक्षी का जोड़ा रहता था। दोनों बड़े ही हंसी खुशी और प्यार से रहते थे। बारिश का मौसम था, रिमझिम बारिश हो रही थी, इसलिए दोनों बारिश से बचने का प्रयास करने लगे। बारिश से बचने के लिए दोनों जाकर एक पीपल के पेड़ के खोखले में छुप गए और बारिश को देख ही रहे थे कि तभी वहाँ एक भीगता हुआ कपोतक पक्षी आया और उन दोनों से मदद मांगने लगा। भीगता हुआ कपोतक पक्षी दोनों कपोतक से बोला, मेरी मदद कर दो, मुझे इस बारिश से बचा लो, मुझे भी इस खोखले में बैठने की थोड़ी सी जगह दे दो। इस पर खोखले में बैठा हुआ कपोतक पक्षी का जोड़ा बोला, यहाँ पे जगह नहीं है, अगर जगह होती तो हम तुम्हें अवश्य बैठने देते, लेकिन यहाँ हम पहले ही बहुत दिक्कत से बैठे हुए हैं, यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसलिए तुम समझने का प्रयास करो, हम तुम्हें जगह नहीं दे सकते। अगर हमारे लिए पर्याप्त जगह होती तो हम तुम्हें जगह अवश्य देते, लेकिन हमारे लिए भी यहाँ पर्याप्त जगह नहीं है, तुम यहाँ नहीं बैठ पाओगे। कपोतक पक्षी की इतनी बात सुनकर भीगता हुआ कपोतक पक्षी उन दोनों के ऊपर चढ़कर बैठ गया। जब कपोतक पक्षी उन दोनों के ऊपर चढ़ के बैठा तो खोखले में बैठे हुए कपोतक पक्षी के जोड़े ने अपने पीठ पर से उन्हें नीचे गिरा दिया। कपोतक पक्षी पानी में नीचे जा गिरा। वह फिर से उड़ा और जाकर दोनों कपोतक पक्षी से बोला, तुम दोनों इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते जो मुझे इस बारिश में नीचे गिरा रहे हो। और फिर से उस कपोतक पक्षी के ऊपर जाकर बैठ गया। फिर से खोखले में बैठे हुए दोनों कपोतक पक्षियों ने उसे फिर से नीचे गिरा दिया। कपोतक पक्षी फिर से उड़ के आया और बोला, तुम दोनों बड़े ही बेवकूफ़ हो जो मुझे नीचे गिरा रहे हो। इसी प्रकार करते हुए कपोतक पक्षी आखिर में उड़कर वहां से चला गया। उस कपोतक पक्षी के जाने के बाद मादा कपोतक पक्षी ने अपने पति से पूछा, स्वामी, ये मूर्ख क्या होता है? बेवकूफ़ किसे कहते हैं? मुझे तो कुछ पता नहीं है, कृपया करके मुझे बेवकूफ़ के बारे में अच्छे से समझाइए। जब नर कपोतक पक्षी ने अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनी तो वह बोला, प्रिय, तुम नहीं जानती कि बेवकूफ़ किसे कहते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम यह अच्छे से समझ जाओगी कि बेवकूफ़ किसे कहते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का एक बेटा था जिसकी उसने तुरंत ही शादी की थी। शादी होने के बाद सेठ का लड़का शहर कमाने चला गया। अब सेठ की बहू घर पे अकेली रह गई। सेठ की बहू बहुत ही बुद्धिमान और कौशल थी, हर काम में निपुण थी। वह हर कार्य को बड़े ही दक्षता के साथ करती थी और पूरे परिवार का बहुत ही ख्याल रखती थी। एक दिन सेठ की बहू पनघट पे नहाने गई थी और वहाँ पे स्नान कर रही थी। तभी वहाँ पे 3 युवक आए और बोले, बहन, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, हम बहुत प्यासे हैं। इस पर सेठ की बहू ने कहा, तुम कौन हो? पहला व्यक्ति बोला कि मैं यात्री हूँ। सेठ की बहू ने कहा, कौन यात्री? यात्री 2 प्रकार के होते हैं, तुम कौन से यात्री हो? सेठ की बहू की ऐसी बातें सुनकर वह यात्री चुप हो गया। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह बोला, बहन, मुझे तो खुद पता नहीं है कि मैं कौन सा यात्री हूँ, तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ? और वह चुपचाप खड़ा हो गया। इस पर दूसरा व्यक्ति बोला, बहन, मुझे पानी पिला दो। इस पर सेठ की बहू ने कहा कि तुम कौन हो? दूसरा व्यक्ति बोला कि मैं अनपढ़ हूँ। सेठ की बहू ने कहा, अनपढ़ भी 2 प्रकार के होते हैं, तुम कौन से अनपढ़ हो? उस पर वे व्यक्ति बोला, मुझे तो इस प्रश्न का जवाब खुद नहीं मालूम है, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? सेठ की बहू चुपचाप नहाने लगी। इस पर तीसरा व्यक्ति बोला, बहन, मुझे पानी पिला दो। इस पर सेठ की बहू ने फिर से पूछा कि तुम कौन हो? इस पर तीसरा व्यक्ति बोला, बहन, तुम मुझे तो पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। इस पर सेठ की बहू ने पूछा कि तुम कौन हो? तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं मूर्ख हूँ। इस पर सेठ की बहू ने कहा, मूर्ख भी 2 प्रकार के होते हैं, तुम कौन से प्रकार के मूर्ख हो? मुझे जवाब दे दो, फिर मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी। उस पर तीसरा व्यक्ति बोला, मुझे तो खुद इस बात का जवाब नहीं मालूम है, बहन, मैं तुम्हें कैसे जवाब दूं? इस पर सेठ की बहू ने कहा, तुम तीनों उधर मुंह करके खड़े हो जाओ।
तीनों व्यक्ति दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। तब तक सेठ की बहू ने नहा के कपड़े पहन लिए और बोले, भाइयों तुम चलो मेरे साथ, मेरा घर पास ही में है, मैं तुम्हें वहाँ पानी पिला दूंगी और तुम फिर अपने घर चले जाना। इस पर तीनों युवक उसके पीछे पीछे उसके घर को चल दिए। जब सेठ ने देखा कि मेरी बहू किसी पराये मर्द के साथ घूम रही है तो वह बहुत क्रोधित हुआ और मन में सोचने लगा कि मेरा लड़का तो कमाने परदेश चला गया है और मेरी बहू तो बदचलनी हो गई है, पराये मर्दों के साथ घूमने लगी है। मुझे तो इसका कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा। जब शरीर में कोई रोग हो जाता है तो हमें उसका इलाज करना पड़ता है। इसी प्रकार मेरी बहू की आदतें बहुत बिगड़ गई है, यह तो मेरे कुल का नाम डुबा देगी। मुझे इसे सही रास्ते पे लाने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। ये सोचते हुए सेठ चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसे राजा का ख्याल आया। उसने मन ही मन विचार किया कि मुझे इस समस्या को लेकर राजा के दरबार में जाना चाहिए। महाराज ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। और वह तुरंत ही महाराज के दरबार में पहुंचा और जाके महाराज को सारी समस्या बताई और बोला, महाराज मेरी बहू बदचलनी हो गई है, मेरे बेटे के पीठ पीछे वह पराये मर्दों के साथ घूमती है। आप इस समस्या का कोई हल बताइए, मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। राजा ने सेठ की ऐसी बातें सुनी तो उसने सैनिकों को उसके बहू को बुलाने के लिए भेजा और बोला कि सैनिक जाके तुम इसकी बहू को बोल दो कि वह महाराज के पास राजमहल में तुरंत ही उपस्थित हो जाए। जब सैनिक वहां पहुंचे और उसने सेठ की बहू को यह खबर सुनाया कि आपको महाराज ने याद किया है, तब सेठ की बहू सैनिक से बोली, जाकर महाराज से पूछ के आओ कि महाराज ने मुझे किस रूप में बुलाया है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में या बहू के रूप में। वह जिस रूप में मुझे बुलाएंगे मैं उसी रूप में आ जाऊंगी। इतना सुनते ही सारे सैनिक राजमहल को वापस लौट गए और जाके महाराज से बोले, महाराज सेठ की बहू ने यह पूछा है कि आपने उन्हें किस रूप में बुलाया है, माँ के रूप में, बहन के रूप में या बेटी के रूप में। राजा ने अपने सैनिकों की बातें सुनी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। राजा को भी इसका कोई जवाब मालूम नहीं था। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि सेठ की बहू को किस रूप में बुलाया जाए। इस पर मंत्रियों ने विचार विमर्श करते हुए राजा को यह सलाह दिया कि सेठ की बहू भी इस नगर की बहू हुई और आपकी भी बहू हुई, इसलिए महाराज आप सेठ की बहू को बहू के रूप में ही आने का आदेश दीजिए। सैनिक जब यह आदेश लेकर गए तो साथ में राजा ने उसे लाने के लिए पालकी भेजा। सेठ की बहू पालकी में बैठकर राजमहल में उपस्थित हुई। तब राजा ने प्रश्न किया कि तुम्हारे बारे में सेठ ने जो भी बताया है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, कैसे है, तुम सारी बात मुझे बताओ। अगर तुमने ऐसा अपराध किया है तो तुम्हें इस नगर में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोग हमारे नगर में नहीं रह सकते। इस पर सेठ की बहू बोली, महाराज अगर प्यासे को पानी पिलाना पाप है, अपराध है, तो मैं यह अपराध बार बार करूंगी। मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने एक थके हुए प्यासी यात्री को पानी पिलाया है और उसकी जो सजा हो सकती है आप मुझे दे दीजिए, मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। राजा ने सेठ की बहू की ऐसी बातें सुनी तो राजा बोले, क्या क्या हुआ था, तुम मुझे सारी घटना सच सच बता दो। इस पर सेठ की बहू ने सारी घटना राजा को सच्चाई पूर्वक कह सुनाया। सेठ की बहू बोली, महाराज मैं पनघट पे स्नान कर रही थी, तभी 3 युवक आए और मुझसे पानी पिलाने का आग्रह करने लगे। वे बहुत प्यासे थे और बहुत थके हुए थे और उनके पास कोई बर्तन नहीं था जिससे वो पानी पी सके। और मैं स्नान कर रही थी तो मेरे बदन पे पर्याप्त कपड़े नहीं थे कि मैं उठकर खड़ी होकर उनको पानी पिला सकूं। इसीलिए मैंने उनसे 3 बहुत ही कठिन प्रश्न किए ताकि वे उन प्रश्नों में उलझे रहें और तब तक मैं स्नान करके कपड़े पहन लूं। मैंने स्नान करके कपड़े पहन लिए तब मैं उन्हें अपने साथ घर ले आई और उन्हें पानी पिलाकर विदा कर दिया। तो इसमें क्या अपराध किया महाराज, आप ही इसका जवाब दीजिए। जब महाराज ने सेठ की बहू की ऐसी बातें सुनी तो महाराज बोले, तुमने कौन सा इतना कठिन प्रश्न किया था, वह प्रश्न मुझे बताओ। सेठ की बहू ने तीनों प्रश्न महाराज को बता दिया। महाराज भी इन प्रश्नों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें भी इन प्रश्नों का कोई जवाब मालूम नहीं था। महाराज ने अपने मंत्रियों से उस प्रश्न के जवाब ढूंढने की कोशिश की, पर उनके मंत्रियों को भी इन प्रश्नों के उत्तर मालूम नहीं थे। महाराज अब बहुत परेशान हो गए और बहुत ही उत्सुक थे इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। तब महाराज ने पूछा कि इस पूरे राज दरबार में इन प्रश्नों के उत्तर किसी को भी मालूम नहीं है, तुम ही हमें इन प्रश्नों के उत्तर बता दो। हमें जानने की बहुत उत्सुकता है, मैं इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ।
मुझे बहुत इच्छा हो रही है इनके उत्तर जानने की। जब सेठ ने राजा की उत्सुकता देखी और ऐसी बातें सुनी तो सेठ की बहू बोली, महाराज यह तीनों प्रश्न बहुत ही अनमोल हैं और उससे भी अनमोल इनके उत्तर हैं, तो इसके बदले में मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। जब तक इसके प्रश्नों के मोल के बराबर का मुझे कुछ नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं बताऊंगी। तब राजा बोले कि क्या चाहिए तुम्हें, कि अगर आप इन प्रश्नों के बदले अपना आधा राज्य मुझे देंगे तभी मैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको बताऊंगी, क्योंकि यह तीनों प्रश्न बहुत ही अनमोल हैं और इन प्रश्नों को जानने के बाद आप एक विद्वान बन जाएंगे। तो इसलिए आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मुझे इनके कीमत के बराबर का कुछ मिलना चाहिए। जब राजा ने सेठ की बहू की ऐसी बातें सुनी तो राजा ने आधा राजपाट सेठ की बहू के नाम कर दिया और बोले, अब तो आधा राजपाट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, अब तो मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दे दो। जब सेठ की बहू ने यह सब सुना तो बोली, ठीक है महाराज, आप इन प्रश्नों के उत्तर सुनिए। यात्रियों से मैंने पहला प्रश्न किया था कि तुम किस प्रकार के यात्री हो। तो महाराज, यात्री इस दुनिया में दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो सूरज और दूसरा चांद। वे ऐसे यात्री हैं जो रात दिन यात्रा पे ही रहते हैं, रात दिन सफ़र करते रहते हैं और उनका सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। दूसरा कोई यात्री भी इस दुनिया में उनके समान नहीं है। यात्रियों से मैंने दूसरा प्रश्न किया था कि तुम किस प्रकार के अनपढ़ हो। तो महाराज, इस दुनिया में अन्न से बड़ा कोई अनपढ़ नहीं है। अन्न कभी ये भेद नहीं करता कि वह अमीर के यहाँ बन रहा है या गरीब के यहाँ बन रहा है। वह सबको बराबर ही स्वाद देता है, सबको बराबर ही पोषण देता है, सबका पेट बराबर ही भरता है। अन्न उसे भी उतना ही स्वाद देते हैं जो अन्न को बर्बाद करता है। इसलिए अन्न से बड़ा अनपढ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। यात्रियों से मैंने तीसरा प्रश्न यही किया था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो इसका जवाब है महाराज कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख मेरे ससुर हैं, जो कि अपने घर की बातें दूसरों को बताते हैं। जो अपने घर की बातें दूसरों को बताता है, अपने घर की बुराई दूसरों को करता है और अपना भेद दूसरों से खोलता है, उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। और महाराज, दूसरे सबसे बड़े मूर्ख आप हैं, जो कि बिना सोचे समझे मेरे बहकावे में आकर एक छोटे से प्रश्न के लिए आपने अपना आधा राजपाट मुझे दे दिया। आपने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इस प्रश्न में कितनी सच्चाई है और इस प्रश्न का क्या परिणाम निकलने वाला है। राजा होते हुए भी आपने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तनिक भी नहीं सोचा, तनिक भी विचार नहीं किया। इसलिए आप इस दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मूर्ख हैं। जब राजा ने सेठ की बहू की ऐसी बातें सुनी तो जब उसे बहुत गुस्सा आया, उसे बहुत पछतावा भी हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या होना था। राजा अपने आधा राजपाट सेठ की बहू को दे चुका था और सेठ की बहू अपनी बुद्धिमानी की वजह से वह आधे राज्य की रानी बन चुकी थी। इसीलिए कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। कपोतक की पत्नी इस पूरी कहानी को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और अंत में उसने कहा, स्वामी, इस कहानी से तो मुझे यही सीखने को मिला कि हमें अपनी सफलता की राह पर आगे जाने के लिए चांद और सूरज की तरह हमेशा प्रगतिशील रहना चाहिए। बिना रुके हमें अपने हर कार्य को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करना चाहिए और रात दिन उसे पूरा करने की कोशिश में लगा रहना चाहिए, तभी हमें उचित परिणाम मिलेगा। दूसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि हमें बिना भेदभाव किए हर किसी से एक समान व्यवहार करना चाहिए। जब एक अन्न बिना भेदभाव किए अमीर गरीब का पेट एक समान भर सकता है तो हम अपना व्यवहार एक जैसा क्यों नहीं रख सकते। तीसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि हमें किसी भी बात का फैसला लेने से पहले उस बात के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। कोई हमें किसी चीज़ का लालच दे रहा है और बहुत ज़्यादा फायदे के बारे में बता रहा है तो हमें उस बात को अच्छे से परख लेना चाहिए कि इस बात में सच्चाई है भी या नहीं। हमें बिना सोचे विचारे किसी के दिए हुए लालच में नहीं फंसना चाहिए। कम समय में ज़्यादा फायदा मतलब धोखा, इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इस पर कपोतक पक्षी बोला, तुमने सही कहा प्रिय, अब तुम अच्छे से समझ पाई हो कि इस दुनिया में मूर्ख कौन होते हैं, अज्ञानी कौन होते हैं, अनपढ़ कौन होते हैं और यात्री कौन होते हैं। इन सब बातों को अगर तुम अच्छे से याद रखोगी तो अपने ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी कष्ट नहीं होगा, कोई तुम्हें छल नहीं पाएगा, कोई तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर पाएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।